एक छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा काम करने वाले युवराज प्रधान। हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहां हम बताते हैं कि हिमालय भी हम समारभ यावत इंदु सरोवरम, ऐसे देश में हम रह रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया है। 32,000 के आसपास आप पौधे लगा चुके हो। तो मेरा लगाव पौधों से इतना है कि मैं पौधों के लिए जान देता हूँ। थोड़ा सा भी आपसे किसी ने बुरा कह दिया तो वो थॉट आपके अंदर करीबन 80,000 न्यूरॉन्स के साथ में ऊपर उछलेगा और कहेगा कि तू बेकार है, रहने दे, मत करे। एक पौधा ही तो है, क्या हो रहा है इससे लगा के, या हमारे लगाने से ही क्या हो जाएगा। डिग्री तभी दो जब पौधे लग जाए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा जो आज का एपिसोड लेके आ रहा हूँ एनवायरमेंट, पर्यावरण के संबंध में। और जो आज के हमारे स्पीकर हैं वो हैं युवराज प्रधान। प्रधान मतलब प्रधान कोई ग्राम पंचायत का प्रधान नहीं है, प्रधान उनका सरनेम है, युवराज प्रधान। ऐसा व्यक्तित्व जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने प्राप्त किया है। लाखों स्टूडेंट्स को, लाखों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं अभी तक कि हमें किस तरीके से एक पौधा लगाना चाहिए और उस पौधे को एक वृक्ष का आकार हमें किस तरीके से देना चाहिए। जो अब आने वाला सीजन है, वर्षा ऋतु का सीजन आ रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, उस बारिश के मौसम में हम किस तरीके से पौधे लगाएं ताकि वो वृक्ष बन सके। तो दोस्तों, हम स्वागत करेंगे मिस्टर युवराज प्रधान का। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं एक छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा काम करने वाले युवराज प्रधान, जिन्होंने काफ़ी सारी फील्ड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। चाहे वो पर्यावरण के संबंध में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो बच्चों के विकास के संबंधित हो। तो आज हम लोग उनके साथ एक छोटी सी चर्चा के लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया है। तो युवराज जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो युवराज जी, पहले तो हमारे इस आज पॉडकास्ट के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। और जो आज आप हमारे यहाँ पे पधारे हैं। अच्छा, आपने जी जब पेड़ लगाना शुरू किया जी, तो क्या कभी लोगों ने आपको हतोत्साहित किया? बिल्कुल। आपको लोगों ने कुछ समस्याएं दिखाई, तो उस समस्या को आपने कैसे टैकल किया, कैसे आपने इस क्षेत्र में आप आगे बढ़े? तो थोड़ा सा देखिए, आगे बढ़ने वाली बात यह है कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, सभी नागरिकों की तरह मैं अपना काम करता हूँ और पौधारोपण से मुझे प्यार है। और दूसरी बात यह है कि हतोत्साहित करने वाली जहाँ कहीं बात आती है तो मुझे लगता है हर किसी व्यक्ति को इस जीवन में हतोत्साहित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, कुछ काम करता है तो उसे हतोत्साहित किया ही जाता है। सबसे बड़ी बात यह, जब मैं पौधारोपण करने के लिए जाता था तो वो लोग मुझसे ये कहा करते थे जो पौधा नहीं लगाते हैं कि ये पौधा कौन सा है और यहाँ क्यों लगा रहे हो, इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग टोकते हैं, मुझे लगता है अपना काम करना बहुत आवश्यक है लोगों की बातों को सुनने से पहले। लोग मुझसे कहते थे कि कौन सा पौधा है, यहाँ पे क्यों लगा रहे हो, अभी गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, हर मौसम की बात उनको याद आती है, लेकिन शायद उन्होंने अपने जीवन में एक पौधारोपण भी नहीं किया। इस तरीके की समस्याएं आई, बहुत सारी समस्याएं थी इसी तरीके से, जिनका सामना करते करते आज पौधारोपण हम अब भी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए जी, क्या कभी आपको यह सोचकर डर नहीं लगा कि इतनी कम उम्र में आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हो? देखिए, डर का विषय ऐसा है कि डरता मैं किसी से नहीं हूँ, क्योंकि डरने वाली चीज़ ही नहीं है। स्वयं का कार्य है और स्वयं करता जाऊँगा और स्वयं करता रहूँगा। और बात रही कम उम्र में कार्य करने की, तो मे बी अगर हमें ह्यूमन बीइंग का मौका मिला है, भगवान ने हमें बनाया है एक इंसान के रूप में, तो कुछ ना कुछ कर्म करके तो यहाँ पे जाना है। और सारे अगर हम अच्छे कर्म कर दें और इस एनवायरनमेंट के लिए कर दें तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी। तो डरने का कोई विषय पैदा नहीं होता इस बारे में। तो युवराज जी, आपके सफ़र की जो शुरुआत है जी, वो कैसे हुई? क्या आप बचपन से भी इतने अलग और विचारशील थे? देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो मुझे लगता है ये साधारण बात है। हालांकि आपने ऐसा अक्सर सुना भी होगा, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके घर वाले भी कहते हैं कि हमारे बच्चे का दिमाग बड़ा तेज चलता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो अपने आप चेंजेस देखने लगते हैं। शायद हम सबकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है और मेरे जीवन में भी यही हुआ। एक साधारण व्यक्ति था, गाँव में रहने वाले व्यक्ति थे। मेरा गाँव जो है यहीं पास का था। वहाँ पे बचपन में रामलीलाएं वगैरह भी बहुत किए हैं, नाटकें किए हैं। तो धीरे धीरे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा इनोवेटिव था, बहुत साधारण व्यक्ति था।
फिर पर्यावरण लाइन में जुड़ा, सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा और ब्रेन ट्रेनिंग क्षेत्र में जुड़ा। इस तरीके से मेरा सफर चालू हुआ। क्या कोई आपका ऐसा अनुभव है या कोई ऐसा अनुभव था जिसने आपको इन क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रेरित किया? जी, मनोज जी, बिल्कुल था। देखिए, पूरे जीवन जो है वो अनुभवों पर ही डिपेंड है, एक्सपीरियंस पर ही डिपेंड है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे याद है कि अगर मैं एनवायरनमेंट जो है, मेरा क्षेत्र जिससे सबसे ज़्यादा लगाव है मेरा, वो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है। पर्यावरण की अगर मैं बात करूँ तो मेरा लगाव पौधों से इतना है कि मैं पौधों के लिए जान दे दूँ। मतलब कि जो मुझे जान दे रहे हैं, मैं उसके लिए क्यों ना जान दे दूँ। आज हमारे एनवायरनमेंट का बड़ा संकट आया हुआ है और एनवायरनमेंट संकट से जुड़ी हुई चीज़ें मैंने बहुत सारी की हैं। अगर मैं कोविड-19 की बात करूँ तो कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या जो देखी गई वो ये थी कि ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रही थी। अपने घर बार को बेचने लग रहे थे लोग कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमें मिल जाए जिससे हम व्यक्ति की जान बचा सकें। तो मुझे लगता है मेरा अनुभव सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में रहा है तो वो पर्यावरण था। मैंने पर्यावरण से ही काम चालू किया और धीरे-धीरे अब मैं अपना काम करता जा रहा हूँ। और मैंने, अगर मैं अपना असली अनुभव साझा करूँ तो असली अनुभव यही रहेगा कि अपना काम करते जाओ, किसी और चीज़ पर ध्यान दो या मत दो। अच्छा, शुरुआत में किन जी। मुश्किलों का सामना करना पड़ा था आपको? जी, देखिए, मुश्किलें हर एक व्यक्ति के सामने आती हैं और जो मेरे जीवन में भी आई। मुश्किलें ऐसी थी, जब मैं पौधारोपण चालू कर रहा था तो उन लोगों ने ये भी कहा कि उम्र बहुत छोटी है, क्या करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। और शायद ये हम सभी के लाइफ में होता है। तो इस तरीके से मुझसे बहुत लोगों ने कहा और मुश्किलें ये थी कि लोगों ने मुझे बहुत टोका भी। लेकिन एक बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तो मुझे लगता है मैंने अपना काम किया, मुश्किलें बहुत आई। जैसे कि जब मैं पौधारोपण मैंने चालू किया तो नर्सरी बहुत दूर तक थी और जब शुरुआत में जब चालू किया तो मुझे प्राइवेट नर्सरी से मुझे पौधे खरीदने पड़ते थे। तो मैं एक-एक रुपए को इकट्ठा करता था अपने पिताजी से लेकर। उन रुपयों को जब इकट्ठा कर लेता था, जब महीने में जब मेरी जो पैसे बनते थे, उन पैसों से मैं पौधे लगाता था। और पैसे ऐसा नहीं है मेरे पास बहुत ज़्यादा बनते थे, पैसे बहुत बारीकी से और बहुत कम पैसे बनते थे। उन पैसे से मैं पौधा लगाता था। और आपको भी मनोज जी पता होगा, एक-एक पौधा जो है 2-2, 3-3 सौ रुपए का आता है। उन पैसों को जोड़कर मैंने जब पौधारोपण चालू किया तो मुझे लगता है कि वो मेरा एक एफर्ट था। जब मैंने छोटे-छोटे पौधे लगाना चालू किया, फिर मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि आप जो हैं सरकारी नर्सरी से भी खरीद सकते हैं, तो मुझे थोड़ा बेनिफिट उससे हुआ। हालाँकि बहुत सारी मुश्किलों का सामना हुआ। बस इस तरीके से। अच्छा युवराज जी, एक बात बताइए जी। कि आप पर्यावरण के संबंध में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी। और जैसा कि हमें पता लगा है कि आप लगभग 20,000 के आसपास पौधे आप लगा चुके जी, हो। 32,000 से। 32,000 के आसपास आप पौधे लगा चुके हो। तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा मानना है, कि ये जो कार्य है जी। ये अकेले व्यक्ति के संभव नहीं है। तो क्या आपकी इसमें कोई टीम है या आप किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं? तो ये थोड़ा-सा आप हमें बताइए। डेफिनेटली। देखिए, अपने इंडिया में ही ऐसी-ऐसी विभूति रही हैं जो अकेले चले थे, लेकिन पीछे-पीछे लोग उनके आते गए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आज अकेले चले थे लेकिन उनके पीछे धीरे-धीरे लोग जुड़ते चले गए। तो सेम इसी तरीके से मेरे साथ था। क्या वजह थी, क्या कारण था, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ था, जब मैंने पौधारोपण चालू किया तो समस्याएँ बहुत ज़्यादा थी। ऑक्सीजन की लेवल जो है बहुत कम हो चुका था, कोविड-19 में लोग मर रहे थे। मेरे पड़ोस की बात है, अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताऊँ, एक व्यक्ति जिसकी 2 बच्चियाँ थी, उन बच्चियों के पिता की तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। भर्ती कराने के बाद पता चला कोविड-19 का उनको पेशेंट घोषित कर दिया गया। घोषित करने के बाद मैंने देखा कि वो करीबन 5 दिन जो है हॉस्पिटल में ही रहा। बहुत खतरनाक सिचुएशन आ चुकी थी। अब सबसे बड़ी सिचुएशन ये बनी कि उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी हो गई। कोविड-19 में सबसे बड़ा अगर खेल रहा है सर, ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीजन लेवल का रहा है। बिल्कुल। अगर ऑक्सीजन लेवल लोगों को टाइम पे मिल जाती, ऑक्सीजन उनको मिल जाता, तो मुझे लगता है कि लोगों की जान बच जाती। सबसे बड़ा कारण था ऑक्सीजन। उनकी जो घरवाली थी, उसने उस व्यक्ति की, मतलब अपने हस्बैंड की बाइक बेच दी सीधे डिलक्स। रीजन क्या रहा होगा? ऑक्सीजन के लिए। मिल जाए। उस औरत ने अपने जेवर बेच दिए जिससे क्या हो जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। तो ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी आवश्यक है जिसकी हद नहीं। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं बच पाया। फिर मैंने पौधारोपण चालू किया। पौधारोपण हम करते गए।
मैंने शुरुआत में मेरी गतिविधियों ने मानसिक गतिविधि ऐसी हो चुकी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहां हम बताते हैं कि हिमालयभ्यम समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम, ऐसे देश में हम रह रहे हैं और वहाँ ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया है। फिर मैंने पौधारोपण लगाना चालू किया। मेरी उम्र उस समय बहुत कम थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 32,801 पौधे लगा पाऊंगा। मैंने तो कभी 100 पौधे लगाने की नहीं सोचा थी। फिर मैंने पौधारोपण चालू किया, मेरे साथ लोग जुड़ते चले गए। धीरे धीरे मैंने टीम बनाई अपनी, द अर्थ फाउंडेशन नाम से मैंने एक संस्था बनाई और संस्था में आज सैकड़ों हजारों लोग जो हैं धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से भी लोग जुड़े हैं, राजस्थान, हरियाणा, भरतपुर, हर जगह से धीरे धीरे जो यूथ जो है जुड़ रहा है, जिसमें हम पौधारोपण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने आज तक 1 रुपए का फंड नहीं लिया है। बच्चे जो करते हैं, हमने उनको ये सिखाया है कि आप जो अपनी पॉकेट मनी होती है उससे पैसे लेकर जो है आप काम करें। युवराज जी, कभी आपको लगा कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो, आपने हमें बताया जैसा कि लगभग 32,000 के आसपास आप पौधे लगा चुके हो, एक आपकी बहुत अच्छी टीम है, बहुत बड़ी टीम भी आपकी डेवलप हो रही है, तो कभी आपके माइंड में ये थॉट आया कि यार जो हम ये मेहनत कर रहे हैं इसका हमें कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? आप इसके बारे में क्या आपकी मानसिकता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जहाँ तक कि मैं भारत में रहता हूँ तो मुझे लगता है कि आधे से लोग तो ऐसे मर जाते हैं कि मैं अपना काम कर लेता हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे लगता है सेम इसी तरीके से मुझे अपना काम करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। रीजन इज ओनली दैट कि लोग हमसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं या नहीं, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे एक पौधे लगाने से दूसरा व्यक्ति चाह रहा है कि मैं भी पौधा लगाऊं, तो दैट मीन्स कि यस आई एम डूइंग। अगर मैं वो गलत काम कर रहा हूं और मुझे 10 लोग टोक रहे हैं, हालांकि मैं किसी की मानता भी नहीं हूं इस बात में भी, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो दैट्स ओके। मुझसे अगर एक व्यक्ति भी इंस्पायर्ड हो रहा है और वो पौधा लगा रहा है, दैट इज ओके फॉर मी। मैं ऐसा नहीं है कि उस चीज में प्रेशराइज करूंगा, बस मुझे अपना काम करना है। ओके सर, एक बात बताइए कि जैसा कि हम नॉर्मल सिचुएशन में सोचते हैं क्योंकि हम भी इंसान ही हैं जी, कि अरे यार एक पौधा ही तो है, क्या हो रहा है इससे लगा के, या हमारे लगाने से ही क्या हो जाएगा? तो इस विषय पर आप क्या अपना तर्क रखना चाहोगे? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि एक पौधा 21 लोगों की जान बचा सकता है। तो एक पौधा बहुत मायने रखता है और एक पौधे से ही सैकड़ों पौधे होते हैं। क्योंकि मनुष्य जी की बात करूं तो हम मनुष्य जी की संतान हैं और उसी से पूरा संसार चल रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं कि उन्होंने एक बीज बोया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग उस पर इंस्पायर्ड हो रहे हैं और उस चीज़ को जान रहे हैं कि बीज मैंने बो दिया है और अब काम चलता जा रहा है। तो दैट मीन्स सेम इज दैट कि एक एक पौधा बहुत आवश्यक होता है। अगर हम एक पौधे को भी लगाते हैं तो एक तो हमें आंतरिक जो है संतुष्टि मिलती है। और मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, आप पौधा जरूर लगाएं। युवराज जी, एक बात ये बताइए जी कि हम लोग पौधे लगाते हैं, जी लगाने को तो बहुत लोग लगाते हैं, सरकार भी काफ़ी कोशिश करती है कि भाई जैसे वर्षा का जब मौसम आता है तो सरकार भी कहती है कि भाई पेड़ लगाओ, गवर्नमेंट भी काफ़ी उसको सपोर्ट करती है। लेकिन पेड़ों की रखवाली के लिए या पेड़ों का बड़ा होने तक के लिए, पेड़ों को संवारने के लिए जी जो ये समस्याएं आती हैं, तो उनके निवारण के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सबसे पहली बात कि मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का बच्चा है, उस बच्चे की रखवाली वो किस तरीके से कर रहा है, सेम उसी तरीके से हमें पौधे की रखवाली करनी होती है। लेकिन जब हम एक बड़ा टारगेट ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि उस टारगेट को एक सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट करना बहुत हार्ड हो जाता है। किस तरीके से हार्ड हो जाता है? सबसे पहली बात, अगर हम चाह रहे हैं कि एक दिन में हम लाखों पौधे लगाएं, तो लाखों पौधे हम लगा तो देंगे, और लाखों पौधों में से कितने पौधे बचेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल बिल्कुल। पौधे ऐसे हमने सैकड़ों हजारों लाखों लगाए हैं, लेकिन कितने बचे हैं, कितने जीवित हैं और कितने सही हैं, इसको जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए एक मेथड है, उस मेथड का नाम है मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड एक बहुत पॉपुलर मेथड है जो जापानी टेक्निक से बनाया जाता है। अगर उस वे से हमारी गवर्नमेंट जो है पौधे लगाना चालू करे तो मे भी बहुत जल्दी से जल्द हमारे एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है और अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं। वो मेथड क्या होता है? एक जगह बहुत सारे पौधे हैं, उस पौधों के बीच बीच में आपको गैप ढूंढना है, उस गैप के बीच में हम सबको पौधे लगाने हैं। उस पौधे से क्या होगा, अगर आप देखें तो एक पिता
की छाव में बेटा पलता है, एक पिता की छाव में बेटा पलता है, एक पिता रखवाली करता है अपने बेटे की। ऐसे ही आप एक बड़े पौधे के साथ में एक छोटे पौधे को लगा दें, उससे क्या होगा, जब डायरेक्ट सनलाइट जो आएगी उससे जो छोटा पौधा जो है वो बड़े अच्छे से ग्रो होगा। पानी की जरूरत पड़ेगी तो उसकी रूट्स के साथ में ही वो पौधा उस पानी की पूर्ति करेगा। तो इस तरीके से अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस करे तो मे भी हम एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं और बड़े टारगेट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन केवल हवाबाजी करना और बयानबाजी से कह देना कि हम इतने पौधे लगाऊंगा, दैट्स नॉट गुड। हमें फेयर रहना चाहिए इस कामों में। अच्छा युवराज जी, एक बात बताइए, क्या कभी सरकार ने या फिर किसी कोई बड़े अधिकारी ने आपकी जो ये मुहिम है इसको कभी सपोर्ट किया है? नहीं, इस चीज़ को लेकर मैं बड़ा दुखी हूँ कि शायद पता नहीं क्या चल रहा है, बट मे भी कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। सपोर्ट करने वाला व्यक्ति क्या कि पड़ोसी ही नहीं होते लोगों के साथ में। तो मुझे लगता है कि हम सभी को अपना काम करना चाहिए, और अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो ठीक है, बिल्कुल। अदरवाइज हमें खुद का काम स्वयं करना चाहिए और अपनी खुद की डिपेंडेंसी रखनी चाहिए। हमें सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है, हमें क्योंकि पर्सनल ही ये काम स्टेप करके आगे बढ़ा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। बिल्कुल। मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तो मुझे लगता है हम सभी को आत्मनिर्भर बन के पौधारोपण में भी जाना चाहिए, स्वच्छता अभियान में भी जाना चाहिए, और हर एक उस काम में जाना चाहिए जहां एक यूथ नहीं पहुंच पा रहा। आपको क्या लगता है जी कि भारत में जो लोग हैं वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, या फिर केवल एक सोशल मीडिया पे ही अपना ये सब कुछ करते हैं, या सोशल मीडिया पे ही जो अपना ये वहां तक सीमित हैं, या उसके प्रति जागरूक हैं? तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? बिल्कुल आपने ठीक बात कही। देखिए, आपने कहा जागरूक हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात, जागरूक की अगर आप बात कर रहे हैं तो जागरूक एक बहुत बड़ा एक चीज है। वो रीजन क्या है कि आप भी जागरूक हैं, मैं भी जागरूक हूं, और 140 करोड़ हिंदुस्तानी जागरूक है कि अगर हमने पौधा नहीं लगाया तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी और हम मर जाएंगे। जागरूक होना एक अलग चीज है। हमारे इंडिया के लोग जागरूक तो हैं पर एक्टिव नहीं है। वह एक्टिव कहां पर है? सोशल मीडिया पर, राइट? बिल्कुल ऐसा ही होता है सर हमारे साथ। हम सभी जागरूक हैं बट वी आर नॉट एक्टिव। हम रियलिस्टिक वे में उस चीज को नहीं लेके आना चाहते, तो यही हमारे साथ प्रॉब्लम है। अच्छा सर, एक बात बताइए जी। एक जो आम नागरिक है वो अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकता है? अगर वो कोई स्टेप उठाए, आप लोगों को बताना चाहें, तो वो अपने स्तर पर इस पर्यावरण की मुहिम में शामिल होने के लिए या पर्यावरण को बचाने के लिए वो क्या कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है ये, और मुझे लगता है बहुत इम्प्रेसिव सवाल भी होने वाला है। देखिए, अगर एनवायरनमेंट को हमें सेव करना है तो एक एक व्यक्ति को अगर वो एक पेड़ भी लगा रहा है, तो देखिए आप 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, और एक व्यक्ति एक पौधा लगा देता है तो कितने पौधे हो गए? 140 करोड़ पौधे हो गए। एक पौधा 21 लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है, 22 लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं क्या डिजिट हमारे पास आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति भी पौधा लगा रहा है तो बहुत कुछ हो जाएगा, और पौधा ही नहीं, स्वच्छता अभियान में अगर वो साथ देता है तो भी कुछ हो जाएगा। एक ट्रिक है, ट्रिक क्या, एक मेथड है इकोब्रिक्स नाम का। इकोब्रिक्स फिलीपींस में चली थी। क्या होता है इसमें? देखिए, लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, और तमाम चीजें आती हैं खाने के लिए रैपर्स की, तो उन्होंने खाया और फेंक दिया। जूस पिया, जूस का जो ग्लास है वो उन्होंने फेंक दिया, डिस्पोजल जो है फेंक दिया। अब क्या हुआ? इससे हमारा क्लाइमेट भी खराब हुआ, एनवायरनमेंट खराब हुआ, बिल्कुल, और पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, राइट? ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाली है। अब क्या करना होगा? अब जो उसने कचरा फेंका है, उस कचरे की उसको वैल्यू समझनी होगी कि ये कचरे की वैल्यू क्या है। दैट मीन्स कि हम इसे क्या रीयूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, रिसाइकल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक बिन होती है रिसाइकल बिन, लैपटॉप में भी अगर आप देखें तो रिसाइकल बिन में क्या होता है, हम सामान डाल देते हैं जो भी हमें आउट ऑफ कवरेज लगता है हमसे, और हमें कभी जरूरत पड़ती है तो वहां से निकाल भी लेते हैं। सेम इज लाइक दैट कि अगर ये कचरा हमारे लिए बहुत कीमती है, इस कचरे से फिलीपींस देश जैसे देश ने एक बहुत शानदार चीज डेवलप करी। आज का यूथ जो है अगर इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा इन चीजों को तो बहुत अच्छा कर पाएगा। कैसे? इकोब्रिक्स होती है, जैसे मान के चलिए आपने एक बोतल ली, उस बोतल में आपने क्या किया कि रैपर्स डालते चले जाइए, डालते चले जाइए, डालते चले जाइए। जब वो इकोब्रिक्स बन जाए, ब्रिक्स मतलब क्या होता है? ईंट। जब तक वो ईंट की तरह ठोस ना हो जाए, जब तक आप उसमें कचरा डालना मत छोड़िए।
सावधान रहने वाला विषय क्या है कि उसमें कोई खाने वाली वस्तु ना चली जाए, मान के चलिए रोटी का टुकड़ा ना चला जाए, कोई बायोडिग्रेडेबल चीज ना चली जाए। वो चली गई तो उसमें क्या बनेगा, गैस बन जाएगी, और गैस बनने के बाद बोतल फट जाएगी। अब उनका क्या होगा, मान के चलिए आपने धीरे धीरे स्टेप चालू किया, एक तो आपका शौक भी बन जाएगा कि मैंने जो है एक नई चीज स्टार्ट करी है, मैं इको ब्रिक्स बनाता हूँ और धीरे धीरे जो है मैं कचरा उसमें डालता चला जाता हूँ। उससे क्या होगा, इको ब्रिक्स बनेगी। इको ब्रिक्स मान के चलिए आपने 100 बनाई, 100 इको ब्रिक्स बन गई, वो एक ईंट का काम करेगी, बहुत हैवी हो जाएगी, उससे आप उसका प्लास्टर कर दीजिए। ऐसा फिलीपींस देश में हुआ। पर कुछ समय बाद जब वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई और एनवायरनमेंट क्राइसिस आया, तो क्या हुआ कि उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने बायोडिग्रेडेबल चीज़ उसमें डाल दी, जिसकी वजह से वहाँ की जो दीवारें हैं वो क्रैक होने लगी, वहाँ की बिल्डिंग जो है वहाँ की फटने लगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अदरवाइज ये बहुत अच्छा स्टेप है जिसको हमारे देश का युवा बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकता है, क्योंकि आज का हमारा देश का युवा सिगरेट बीड़ी आदि नशों में तो फंस रहा है, लेकिन इन सारे कामों को नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्या सरकार और समाज मिलकर जी इस दशा में बेहतर कैसे काम कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। सरकार और समाज, यही दो चीज हैं जिनसे देश बन रहा है। समाज लोगों से बनता है और सरकार हाइपर लोगों से बनता है, जो हायर एक्टिव लोग होते हैं। दोनों चीज अगर जुड़ जाए तो एक डेवलप्ड कंट्री हमारे पास में है। हम 2047 को एक विकसित भारत के रूप में देख रहे हैं कि 2047 तक हमारे भारत की जो आज़ादी के जो है 100 वर्ष हो जाएंगे, और जब तक हम देश को विकसित राष्ट्र के रूप में मानने लग जाएंगे और विकसित राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें जरूरत है हम अपनी भूमिकाओं को मजबूत कर लें, समाज को मजबूत कर लें और राजनीति को मजबूत कर लें। ये मजबूत हो गए तो एडिशनली हम पर्यावरण को अच्छे से मजबूत कर पाएंगे। किस तरीके से कर पाएंगे, एक बार क्या हुआ, फिलीपींस की बात है। फिलीपींस देश में ऐसा ही क्राइसिस आया, तो वहाँ इतना क्राइसिस आ गया जैसे अभी अपने इंडिया में कोविड-19 आया, लोगों की मौत हो रही थी, लाखों सैकड़ों लोग मर रहे थे, आपने देखा है सर। इतनी खतरनाक सिचुएशन आ गई जिसकी हम उम्मीद नहीं लगा सकते। फिलीपींस में सेम ऐसा ही हुआ। 1 क्लास जाती थी, 1 क्लास वापस आती थी, 1 क्लास वापस आ रही है और जा रही है, इस तरीके से चल रहा था। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ की सरकार ने एक नियम निकाला कि एनवायरनमेंट ऐसे नहीं बचने वाला, क्योंकि हमारे देश की स्थिति भी आज ऐसी ही है। वो व्यक्ति भी एनवायरनमेंट के बारे में कह रहा है जो सिगरेट पी रहा है, बिल्कुल। वो व्यक्ति भी क्लाइमेट चेंज के बारे में कह रहा है, वो व्यक्ति भी क्लीनलीनेस के बारे में कह रहा है जो पान का पत्ता खाकर थूक रहा है। तो मुझे लगता है वो हकदार नहीं है इस चीज के। तो क्या हुआ फिलीपींस देश में, फिलीपींस में हुआ कि वहां के लोगों ने, वहां की जो गवर्नमेंट है, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट और समाज क्या कर सकता है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है सर? गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि स्कीम ला सकती है, जो मेरा खुद का मन है और ऑलरेडी फिलीपींस में चली भी थी। वो क्या था, अच्छा अपने इंडिया में सर क्या है, 10th के बाद लोग क्या करते हैं, 12th के बाद BA B.Ed, देन डिग्री उनको मिल जाती है, शादी हो जाती है, कुछ काम करना है तो कर लेते हैं, नहीं तो ठीक है। एक बार एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो मैं उससे पूछ रहा था कि क्या करते हो भाई? उसने कहा कि भाई पेपर दे के आ रहा हूँ। मैंने कहा कि यार तुम पेपर ही देते रहोगे लाइफ टाइम? तो उसने कहा कि हमें तो सरकार भौरी करनी है। अब भौरी कहने का मतलब होता है कि हमें सरकार अमीर कर रही है। तो दैट्स अ नॉट गुड आंसर, बट मुझे लगता है उस यूथ को, उस इन्वेस्टमेंट को अगर वो कहीं और लगा दे, अगर नहीं हो रहा है एफर्ट तो ठीक है। तो फिलीपींस देश में क्या हुआ, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम निकाली। वो स्कीम ये थी, उन्होंने चाहा कि अब 10th और 12th के बाद जब तक आपको 10 पेड़ लगाने हैं लाइफ टाइम, 10 पेड़ लगाने के बाद जब आपकी डिग्री का टाइम आएगा तो उन 10 पेड़ों को आप दिखाओ, उनका इंस्पेक्शन होगा। ओके, दैट्स अ गुड थिंग हियर। उन 10 पौधों का इंस्पेक्शन होगा कि वो पौधे ठीक है या नहीं है। अगर वो पौधे लगाने में आप ठीक रहे और वो पौधे अगर अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी में हैं, बेटर हैं, दैट मीन्स तभी आपको डिग्री मिलेगी। अगर ऐसा हो जाए देन दैट्स अ गुड थिंग ना, ये मैं चाहता हूँ। ओके। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिन पर सर गवर्नमेंट जो है काम कर सकती है। युवराज जी, हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी जो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है, मतलब जो पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, वो क्या हैं, और उन समस्याओं को हम सभी लोग मिलकर के कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, अगर मैं एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानूं तो एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, एक तो अपने इंडिया में डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, और डस्ट उड़ने का रीज़न यही है कि पौधे नहीं लगे हुए हैं, पेड़ नहीं लगे हुए। और अब आप देखेंगे तो हर घर में एसी है। एसी से क्या हो रहा है कि मॉइस्चराइजेशन जो है वो सारा खिंच गया है। आप अगर कभी फील किया हो, अगर आप एसी में सो रहे हैं,
सोने के बाद आपको पता चलता है कि यार डस्ट सा, जैसे मान के चलिए आप बाहर से आए गई और एसी में आप सो गए, तो आप अगर आप चेहरे पे हाथ लगाते हैं तो आपको फील होता है कि बहुत डस्ट टाइप में फील हो रहा है। पूरी जो बॉडी जो है उसका जो पूरी बॉडी का जो मॉइस्चराइजर है उसको पूरी एसी ने खींच लिया है। बस यही हुआ। तो मुझे लगता है एनवायरनमेंट के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस है अपने इंडिया में, लेकिन फोकस करना पड़ेगा हर छोटी छोटी चीजों पर। आपकी जो सबसे बड़ी, सबसे प्रभावशाली जो पर्यावरण की जो योजना रही है, हम्म क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया है, 32,000 के आसपास आप बता रहे हैं कि हम पौधे लगा चुके हैं अब तक, तो ये सब मेरे ख्याल से कोई प्लानिंग के साथ में, किसी योजना के साथ में इसमें काम किया है। डेफिनेटली। तो जो सबसे बड़ी जो इसके संबंध में पर्यावरण की योजना रही है वो क्या रही है सर? जी, थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने कहा कि इसके पीछे कोई ना कोई योजना तो रही होगी, और क्या योजना रही है इसको हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। देखिए क्या है कि जब मैंने पौधा लगाना चालू किया तो मुझे लगा कि शायद एक एक करके पौधा लगाऊंगा तो शायद 32,801 पौधे, और 32,801 वो पौधे हैं सर जिनको मैं आपको एक एक पौधे को गिनवा सकता हूँ कौन सा पौधा कहाँ लगा हुआ है। मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आप केवल धुंधले रॉकेट नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक बातें बता रहा हूँ। हमने इस चीज़ को पहुँचाने के लिए हमने कैसे क्या मेथड लगाया, इस चीज़ को आपको बताता हूँ। मैंने करीबन 200 से 300 स्कूलों में जाकर अब तक सेमिनार्स दिए हैं एनवायरनमेंट को लेकर, बच्चों को जागरूक किया है पौधों को लगाने के लिए, और इतना ही नहीं, हमने वहाँ पे पौधे गिफ्ट भी किए हैं और साथ में लगाए भी हैं। एक स्कूल में 1,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 बच्चे होते हैं आसानी से। मिनिमम अगर मैं बच्चों की बात करूं तो एक नॉर्मल स्कूल में 300 बच्चे, 400 बच्चे होते हैं। अगर आप लगाएं इस हिसाब को तो अब तक लाखों बच्चों तक इस बात को हमने पहुंचाई है कि आपको पौधा लगाना बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे इस सेगमेंट को हम आगे बढ़ाते चले गए और हमारा पौधारोपण जो है चलता चला गया। हमने क्या करा, एनवायरनमेंट सेमिनार आयोजन करी, टीम बनाई, टीम को हम साथ लेकर जाते थे, पौधारोपण साथ में करते थे, टीचर्स और स्कूल जो उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने पौधा भी लगाया है। ये हमारा मेथड हमने इसमें यूज लिया। युवराज जी, आपके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, कुछ रिसर्च भी किया, तो हमें पता लगा कि आपने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। जी, पर्यावरण के संबंध में आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जो बनाया है उसके लिए आपने कैसे बनाया है, क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। जी, एक्चुअली क्या है कि मेरा कोई नोन था, उन्होंने कहा कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो सकता है। मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है, क्या इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो पाएगी पॉसिबल, बट ठीक है, मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद कॉल आता है उनका, तो उन्होंने सब मेरे बारे में रिसर्च कर लिया इंटरनेट से, जो भी मैं करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आपका शॉर्ट लिस्टेड नेम है और हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, उन्होंने मुझसे पिक्स मांगी और दुनिया भर की चीज़ें मांगी। तो उसके बाद मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो टैगलाइन थी वो रही है 16 ईयर ओल्ड बॉय ओल्ड एनवायरमेंटलिस्ट स्पीकर। तो मैं एनवायरमेंटल स्पीकर में मतलब कि सबसे ज़्यादा स्कूल और कोचिंग में और सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा पौधे लगाने वाला और स्कूलों में सेमिनार देने का स्पीच, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा बना है एनवायरमेंट के थ्रू से। ओके, आपकी टीम में लगभग कितने मेंबर हैं? हालांकि अगर मैं आपसे कहूँ तो कोई चेकलिस्ट तो है नहीं इसकी मेरे पास कि प्रॉपर कितने मेंबर्स हैं, बट आई कैन से मोर देन 500 पीपल्स ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। Okay. और भी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंडिया के अंदर अभी हम अगर वर्तमान प्रणाली में देखते हैं तो इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से इको फ्रेंडली इनिशिएटिव चल रहे हैं जो जिससे आपको लगता है कि हाँ यार ये प्रोग्राम अभी इंडिया में पर्यावरण के संबंध में एक अच्छे स्तर पर कार्य कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी अगर 2 से 3 साल पहले की बात बताऊं मैं आपको, तो गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हम प्लास्टिक यूज को बैन करने वाले हैं। बिल्कुल। और प्लास्टिक यूज बैन नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि बैन करना एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी चीज है कि आज हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं तो प्लास्टिक से बनी हुई है, प्लास्टिक बैग से बनी हुई है, और आपको छोटे से छोटा सामान भी चाहिए तो आपको प्लास्टिक बैग में ही आएगा। लेकिन उसको रिसाइकिल करने वाला जो सिस्टम है, जैसे मेरे साथ में एक मित्र हैं, वो मित्र क्या करते हैं, उनकी एक बहुत अच्छी कला है, वो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके जो है चेयर्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, जिससे वो यूज में आ सके। तो मे बी इस तरीके के अगर इनिशिएटिव हैं ये चलते हैं तो बहुत अच्छे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और अगर हम इंडोर प्लांट की बात करें तो इंडोर प्लांट लगाना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल को हम अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। तो घर में भी आप जो है छोटे पौधे लगा सकते हैं जिससे बेटर फील हो आपको। अगर
सरकार से आपको कोई पॉलिसी लागू करवानी है हम्म, कि भाई एनवायरनमेंट के संबंध में कि इंडिया के अंदर ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए, तो ऐसी पॉलिसी क्या होगी आपकी? वही जो मैंने आपको पहले भी बताया और मैं उसको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि डिग्री तभी दो जब पौधे लग जब जाए। पौधे लग जाएं। ये पॉलिसी अगर लागू हो जाती है तो आई श्योर कि जल्द से जल्द जो हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लाइक अगर ऐसा होता है कि जब तक डिग्री मत दो उस बच्चे को जब तक वो 10 पौधे नहीं लगा जाए, और फिर उसका इंस्पेक्शन हो अच्छे से, क्योंकि गवर्नमेंट ही सब काम करेगी तो हम क्या करेंगे? हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हम छोटा छोटा स्टेप लेकर कुछ अच्छा करें। युवराज जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि कभी कोई ऐसा दिन आपको लगा अपनी लाइफ में अभी तक कि यार ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए यार, अब नहीं, बस बहुत हो गया? कभी कोई ऐसा लगा आपको आज तक? देखिए, हालांकि जस्ट नॉर्मल थिंग है ना, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम थॉट्स पर काम करते हैं। जैसा आप थोड़ा सा भी आपसे किसी ने बुरा कह दिया तो वो थॉट आपके अंदर करीबन 80,000 न्यूरॉन्स के साथ में ऊपर उछलेगा और कहेगा कि तू बेकार है, रहने दे, मत करे। तो मे भी मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो है ऑब्स्टेकल्स मेरी लाइफ में आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने हार मान ली और मैंने कह दिया कि नहीं करना। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि फाइनेंशियल मुझे, क्योंकि लाइक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों ने मुझसे कहा कि यार तू पढ़ाई पे भी ध्यान दे, ऐसे यही कहाँ तक लगाएगा पौधे। उसके अलावा तमाम चीज़ें, क्योंकि मुझे एक्टिंग का भी शौक था, लोग मुझे मल्टी टैलेंटेड कहते हैं, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ, बट यस आई लाइक टू डू एवरीथिंग। मैंने थिएटर भी किया है सर, मैंने एक्टिंग लाइन में गया हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था। उसके बाद जो है मेरा CID में सिलेक्शन हुआ था सर, अगर आपने नाम सुना हो तो, क्राइम पेट्रोल में भी सिलेक्शन हुआ था। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो नाटक आता है, सीरियल आता है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। सो मुझसे लोगों ने कहा कि तू ये भी कर रहा है, 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 कर क्या रहा है? बट मे बी जब तक आप इस लाइफ में आए हो, ह्यूमन बीइंग हो, अगर आपने उन चीज़ों को ट्राई तक नहीं किया है तो दैट मीन्स कि आपने जीवन जिया ही नहीं है। तो मैंने सारी चीज़ें ट्राई की हैं लाइफ में। अब जो पसंद आता है वो हम करते हैं और हमें पता है वो हमें क्या करना है लाइफ में, हम उस गोल्स के प्रति भी बढ़ रहे हैं। बट मे बी उन चीज़ों को लेकर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। जो लोग कह रहे हैं मैंने उनको सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ये मैंने किया। बिल्कुल। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे आपसे। क्या कभी आपके पेरेंट्स को कभी चिंता हुई कि यार आप जो एनवायरनमेंट के जो फील्ड में आप जो काम कर रहे हो, जो एनवायरनमेंट के फील्ड में आप फोकस कर रहे हो, उसके थ्रू आप अपना कैरियर खराब कर रहे हो? नहीं, करियर खराब करने की बात तो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पिताजी ने और माताजी ने पौधारोपण में वो सब सहयोग किया है जो शायद किसी और व्यक्ति ने नहीं किया होगा। बहुत सहयोग किया है पौधारोपण में मेरे पिता। अब तक भी जो मैंने पौधे लगाए हैं, अब तो मैं खुद भी कुछ करने लग गया हूँ, लाइक पॉकेट मनी भी कहें या फिर कुछ भी मैंने स्टार्टअप किया तो थोड़ा बहुत भी जो भी होता है उसका 70% जो मैं एनवायरनमेंट पे देता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि घर वालों ने मुझसे ये कहा हो कि आप ये पौधारोपण मत करो, ये आपको पढ़ाई पे असर पड़ेगा। लेकिन यस, पढ़ाई का मुझे लगता है कि इंडिया में रहे और कोई पढ़ाई के लिए ना कहे तो ऐसा संभव नहीं है। पढ़ाई के लिए हर कोई व्यक्ति ने कहा और की भी, लेकिन एक चीज पे प्रेशराइज करना और उसको लगे रहना, दैट्स अ नॉट गुड थिंग। तो पौधारोपण भी चलता रहा और किसी ऐसे व्यक्ति ने कुछ कहा भी नहीं, पॉकेट मनी से ही पौधे लगाए हमेशा और यही काम चलता रहा सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और हम लेना चाहेंगे आपसे। अब वर्षा ऋतु का मौसम आ रहा है, लगभग 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लगभग शायद जून जुलाई के आसपास। तो अभी आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि वो एक टारगेट सेट करें कि इस वर्षा ऋतु के अंदर, इस सीजन में हम कम से कम 10 पेड़ या 20 पेड़ या पर कैंडिडेट, आप क्या लोगों को कहना चाहोगे इसके बारे में? लाइक जैसा आपने कहा कि अब जो है क्लाइमेटिक मौसम आने वाला है, अच्छा मौसम आने वाला है, ऋतु अच्छी आने वाली है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक व्यक्ति एक पौधा जिस दिन हो जाएगा उस दिन सारा इनिशिएटिव जो है पलट जाएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमारी टीम से जुड़ जाओ। हमारी टीम से आप कुछ जुड़ोगे तो एक बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से मिलेगा? एक तो हम प्लांटेशन कैंपेन करते हैं, हम अभियान चलाते हैं, तो उस अभियान में आपको जाने का मौका मिलेगा। उससे क्या होगा? नेटवर्किंग बढ़ेगी, हर तरीके के लोग मिलते हैं आपको। एनवायरनमेंट के प्रति जो आप प्यार करते हैं, एनवायरनमेंट से जो लाइक करते हैं एनवायरनमेंट को, हर तरीके के आपको लोग वहाँ पर मिलेंगे और उनसे आपको बात करने का मौका मिलेगा। आप उनको जानोगे, पहचानोगे, तब जाके और अच्छा फील होगा आपको। और आप इस तरीके से एनवायरनमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक पौधा लगाकर उसकी रखवाली करना ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो युवराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जो हमने इतनी ढेर सारी बातें करी
और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम के लिए हमारी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ। और आपकी इस मुहिम में अब हमारी टीम भी शामिल होगी। प्रयास हम ये करते हैं और हम चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि इस देश का एक एक बच्चा एक एक पेड़ अपनी लाइफ में ज़रूर लगाए। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ युवराज प्रधान, जो कि एक एनवायरनमेंट बॉय के रूप में हम इनको कह सकते हैं। और इंडिया में इनका धीरे धीरे करके जो नेटवर्क बन रहा है, पेड़ों के प्रति जो इनका सद्भाव है, पेड़ों के प्रति जो इनका लगाव है, वो बहुत अच्छा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला अभी धीरे धीरे इनकी पेड़ों की बहुत आगे तक बढ़ती जाए और राधा रानी इन पर खूब कृपा करे। बहुत अच्छा लगा युवराज जी, थैंक यू Thank you सो so much. मच।